हेलो स्टूडेंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पढ़ रहे थे। इसमें हम अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। मैं मेन कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि क्या क्या बातें हमें याद रखनी होंगी। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर कोई कुछ मैं इसे समराइज़ नहीं कर सकती थी। इसको पूरा आपको देखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सारा यहाँ पर इस वीडियो में लिया है कि कर दे लाभों की गणना कैसे की जाती है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसके लिए क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पर। इस प्रकार व्यापार के खर्चों एवं भुगतानों को हम जो व्यापार के खर्चे एवं भुगतान है जिनकी स्वीकृति जो व्यापार से आय होती है उसके लिए उसमें से घटाने के लिए दी जाती है, स्वीकृत व्यय होते हैं ये कौन कौन से व्यय होते हैं जो कि स्वीकृत होते हैं, कौन से अस्वीकृत होते हैं, ये सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर व्यापार के खर्चों एवं भुगतानों को हम निम्नलिखित 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। फर्स्ट श्रेणी है स्पष्ट स्वीकृत व्यय है, यानी एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, यानी स्पष्ट स्वीकृत व्यय। सेकंड है वाणिज्य के सामान सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय। सेकंड है स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय। और थर्ड है कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय। इन्हें सबको हमें जानना जरूरी है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पष्ट स्वीकृत व्ययों से। तो इसके अंदर फर्स्ट है जैसे भवन से संबंधित व्यय, देखेंगे हम धारा 30 यहाँ दी हुई है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। फर्स्ट है किराए पर, यदि भवन, ये मैंने अंडरलाइन किया है इन्हें, तो इनको आप ध्यान रखें कि यदि कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए किराए पर ली जाती है तो जो दिया हुआ किराया उसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और लेकिन यदि जिस बिल्डिंग के अंदर व्यापार का संचालन हो रहा है और वो करदाता की स्वयं की है तो फिर किराए के संबंध में कोई भी कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट है चालू मरम्मत या फिर रिपेयर। रिपेयर के लिए जो भी भुगतान किए जाए, चाहे तो किराए पर लिए हुए मकान, किराए पर ली हुई संपत्ति के लिए हो तो भी वो स्वीकृत व्यय होगा, जिसे घटा सकते हैं। और यदि करदाता का स्वयं का अगर वो बिल्डिंग है तो भी जो करंट जो रिपेयर के कार्य उनके लिए जो खर्चे उन्हें क्या है घटाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो आयगत प्रकृति के जो खर्चे होते हैं ना, यानी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर भवन का मान लीजिए मरम्मत जैसे वर्ड यूज़ लिया है यहाँ पर, तो इससे क्या लगता है कि अमाउंट वाइज ये कम होगा, इसलिए इसको इसकी स्वीकृति दी जाती है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधी बात ये है कि जो मरम्मत की जाती है ना, जो चालू मरम्मत होती है, जो कि मेंटेनेंस का नाम वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए वो आवश्यक होती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, तो वो सारे जो खर्चे होते हैं उनकी कटौती क्या स्वीकृत होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है जो म्यूनसिपल टैक्सेस जो दिए जाते हैं, हमने हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो म्यूनसिपल टैक्सेस दिए जाते हैं और जो भूमि का लगान दिया जाता है वो भी टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं उनकी भी छूट क्या है यहाँ पर, सॉरी टैक्स फ्री नहीं होते, टैक्स फ्री वर्ड गलत यूज़ किया, उनकी छूट दी जाती है, यानी रिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट है हानि की जोखिम से बचने के लिए अगर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई अमाउंट दिया जाता है तो वो भी क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है, जैसे जो कमेंट या टिप्पणी में जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब क्या है कि अगर जो बिल्डिंग है वो व्यापार में पूरी, मान लीजिए उस बिल्डिंग का हाफ पार्ट व्यापार के यूज़ में आ रहा है, तो जो डिडक्शन दी जाएगी, मान लीजिए किराए पे लिया हुआ है, उस किराए पे ली हुई बिल्डिंग का आधा पार्ट तो खुद के रहने के यूज़ में लेता है करदाता, और दूसरा आधा पार्ट वो क्या करता है, व्यापार के यूज़ में लेता है। तो मान लीजिए उसका 10,000 रुपये रेंट देता है, तो 50% अगर वो यूज़ लेता है तो सिर्फ 5,000 रुपये की ही यहाँ पर कटौती क्या है, दी जाएगी। तो इसी प्रकार से अन्य कोई व्यय होंगे उसकी डिवाइडेशन भी इसी प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरी बातें यहाँ पर ये पूरा जो मैंने यहाँ पर लिया है इस वीडियो के अंदर, जो भी पॉइंट है वो पूरा ही आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर कुछ इसको समराइज़ मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये आपको पूरा जानना ज़रूरी है कि ये क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट है जैसे फर्नीचर प्लांट और मशीन की मरम्मत व बीमा व्यय, तो वही बात है कि चालू मरम्मत के व्यय हैं उनकी तो क्या छूट मिलेगी, लेकिन पूंजीगत प्रकृति के व्ययों की नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट जैसे ये सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि जो बीमा है, अगर हानि से जोखिम से बचने के लिए बीमा कराया गया है तो उसकी भी क्या है, छूट दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के लिए जो इससे नेक्स्ट पहले वाला चैप्टर उसको पूरा आप एक बार देख ले कि डेप्रिशिएशन के रेट्स क्या क्या दी हुई हैं इस तरह से। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ जो देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो इसके अंदर क्या क्या है ये बातें देख लें एक बार। जैसे कि यदि फर्स्ट है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं इसके, तो फर्स्ट जो टाइप है उसके अंदर क्या है, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करे। तो फर्स्ट है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, आयगत व्यय होते हैं, उनकी कितनी छूट और किस प्रकार से दी जाएगी वो देखते हैं। यदि करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण आयगत जो भी जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उनकी पूरों की, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या है यहाँ पर, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है। जो कि बशर्ते कि अनुसंधान कार्य करदाता के व्यापार से संबंधित हो। इसके अलावा यदि करदाता के द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के पूर्व के 3 वर्षों के भीतर अनुसंधान कार्य में लगे हुए कर्मचारी को वेतन दिया जाता है अथवा अनुसंधान कार्य के लिए कोई सामग्री परचेज की जाती है, तो ऐसे व्यय की राशि भी उस गत वर्ष में ही व्यय की मानी जाएगी जिसमें कि ऐसा व्यापार प्रारंभ होता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है। 3 वर्षों के भीतर, उससे पहले व्यापार प्रारंभ होने से पहले 3 वर्ष के भीतर कोई भी सामग्री के लिए और कर्मचारी के वेतन के लिए अगर कोई भी भुगतान किया जाता है तो उसे लेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, उनकी कटौती क्या है, जितने भी गत वर्ष में क्या है, जो प्रीवियस ईयर जिसमें कि व्यापार शुरू हो उसके बशर्ते कि जब शुरू हो तो उससे संबंधित गत वर्ष में दे दी जाएगी। जैसे करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण पूंजीगत व्यय की कटौती गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जाती है। और यदि करदाता के व्यापार प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर कोई पूंजीगत राशि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की गई है तो उसकी कटौती गत वर्ष में ही व्यय की हुई तो ऐसी राशि गत वर्ष में व्यय की हुई मानी जाएगी, तो गत वर्ष में उसकी कटौती क्या है, प्राप्त हो जाएगी। भूमि क्रय करने के पूंजीगत व्यय नहीं होंगे डिडक्टेबल, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित पूंजीगत व्ययों के साथ भी वो ही व्यवहार किया जाएगा जो कि अशोधित हास के लिए किया जाएगा, यानी कि इन्हें आगे ले जाकर इनको सेटअप किया जाएगा जब तक कि इनकी पूर्ति पूरी हो नहीं जाती। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग की गई संपत्ति के हस्तांतरण पर कर योग्य लाभ कैसा होता है। मान लीजिए कोई संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग के लिए दी गई है, तो ऐसी संपत्ति के लिए और ऐसी संपत्ति का क्या कर दिया जाता है, ऐसी संपत्ति अन्य किसी प्रयोग में लिए बिना ही गत वर्ष में ही बेच दी जाती है। तो क्या किस प्रकार से हम व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करेंगे, किस तरह से करेंगे देखेंगे। जो सेलिंग वैल्यू होगी, सेल्स कंसिडरेशन जो होगा उसका उस संपत्ति का, प्लस उसके संबंध में जो स्वीकृत कटौती है उसके अंदर से क्या है, संपत्ति पर जो पूंजीगत व्यय किए गए हैं उनको क्या है लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो। और इस संबंध में जो स्वीकृत की गई कटौती विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट क्या है कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, कर योग्य राशि हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखो, फर्स्ट संपत्ति का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये है। ठीक है। स्वीकृत कटौती कितनी है, 15,000 रुपये है, और विक्रय मूल्य 18,000 रुपये। तो 18,000 प्लस 15,000 में से हम लेस कर देंगे 20,000 को, तो जो बचा हुआ अमाउंट है 13,000 रुपये, या फिर जो स्वीकृत कटौती कितनी है 15,000 रुपये। तो दोनों में से जो भी कम हो वो क्या हो जाएगी, कर योग्य राशि हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे देख लेंगे। एक थर्ड पॉइंट और देखते हैं एक बार। संपत्ति का क्रय मूल्य 20,000 है, स्वीकृत कटौती भी 20,000 है, और विक्रय मूल्य 80,000। तो 20 प्लस 18,000, सॉरी 80,000 नहीं 18,000, 20,000 प्लस 18,000 को हम जोड़ के उसमें से हम लेस कर देंगे 20,000 संपत्ति का क्रय मूल्य। तो 18,000 रुपीज़ क्या आया हमारे यहाँ पर अमाउंट आया। और 18,000 को हम कंपेयर करेंगे, 18,000 को हम कंपेयर करेंगे किसी स्वीकृत कटौती से जो कि क्या है 20,000। तो विच एवर इज लेस, यानी 18,000 लेस हुआ तो ये क्या हो गई, कर योग्य राशि हो गई।
ऐसे ही फर्स्ट वाला जो टॉपिक था ये वाला, इसके अंदर तो क्या था कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करता था स्वयं कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर सेकंड टॉपिक के अंदर, उसमें क्या बोल रहा है ये, अगर वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं न करके वो बाहरी संस्था को दान देता है तो इसमें किस प्रकार से छूट मिलेगी। तो इसके सेकंड के फर्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं यदि स्वयं नहीं करके बाहर किसी संस्था को दान देता है तो इस प्रकार के दान की राशि के 1.5 गुना यानी 150%, 1.5 गुना यानी 100 रुपये खर्च कर रहा था उसको 150 रुपये तक की क्या है कटौती दी जाएगी। तो लेकिन अब 2021-22 जो कर निर्धारण वर्ष जो अपना है इस साल, यानी कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कर निर्धारण वर्ष से क्या होती है, ये जो 1.5 गुना कटौती दी जा रही है उसको क्या है बंद करके अब जितना मान लीजिए जिसने 100 रुपये खर्च किया तो 100 रुपये के बराबर ही कटौती दी जाएगी, लेकिन इससे पहले के वर्षों में 1.5 गुना के बराबर कटौती दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, यदि दान का भुगतान ऐसी शोध संस्थान को किया जाए जिनका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में शोध करना हो या सांख्यिकी अनुसंधान करना हो, तो ऐसे दान का भुगतान सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को किया जाए तो ये भी राशि 100% अमाउंट जो किया जाएगा खर्च उसके बराबर ये राशि क्या है इसकी कटौती दे दी जाएगी। ऐसे आप ये नीचे देख लें इनको पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट है यदि राष्ट्रीय प्रयोगशाला आदि को भुगतान, यानी यदि कोई करदाता राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा IIT अथवा किसी निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को इस विशिष्ट निर्देश के साथ भुगतान करता है कि ऐसी राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा इस राशि के लिए अनुमोदित कार्यक्रम के ही लिए किया जाए, तो इस प्रकार के भुगतान की राशि का भी 1.5 गुने के बराबर राशि कटौती है, और जो कि इस बार 2021-22 कर निर्धारण वर्ष से इस कटौती को क्या है बंद करके 100% अमाउंट को कटौती की राशि इस देश के लिए भुगतान की गई राशि के बराबर होगी 100% ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉइंट, क्लियर हो गया आपको। ये जो जो चीज़ें नीचे दी गई इन्हें भी आप एक बार पढ़ लें, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पेटेंट राइट और कॉपीराइट के लिए यहाँ पर जो बोला है ये है फर्स्ट जो ऊपर दिया हुआ है 1 अप्रैल 1998 के लिए दिया है, जो कि अब ये बात ख़त्म हो चुकी है कि 14 वर्षों की अवधि तक इसकी कटौती दी जाएगी। तो 2013-14 में वो 14 वर्ष खत्म हो गए, लेकिन अब हम आगे देखते हैं तो ये क्या बोलना, अब भी सिर्फ डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी इसमें 25% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है इस पर, तो उसकी क्या छूट दे दी जाती है। तो वो आप जो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको आप खुद देखिए, उसके अंदर क्या क्या डेप्रिसिएशन की रेट दी हुई है वो आप खुद ध्यान रखें, क्योंकि वो ध्यान रखना ज़रूरी है। ये और वो चैप्टर एक साथ ही ध्यान रखना ज़रूरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो दरें हैं वो आपको वहीं से समझ में आएंगी। और जो आगे है आगे हम आप देखोगे कि है ना ऐसे अधिकारों का हस्तांतरण यदि चालू गत वर्ष में किया है, तो ये जो टॉपिक आएगा हम देख लेंगे जब, कि जो विक्रय मूल्य और मूल लागत है उससे कम हो तो ऐसे विक्रय मूल्य को व्यापार अथवा पेशे की आय में शामिल किया जाएगा, और यदि विक्रय मूल्य मूल लागत से अधिक है तो ऐसी राशि जो मूल लागत तक की राशि वो तो क्या है व्यापार पेशे की आय में होगी, और जो बाकी जो बचेगी वो किस में आ जाएगी कैपिटल गेन में शामिल होगी। नेक्स्ट ये पॉइंट अभी जुड़ा है 2017-18 कर निर्धारण वर्ष से। इसमें क्या है जो दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार, यह यूज़ के लिए यूज़ स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर ऐसे उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है और इसको प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय करता है कोई भी करदाता, तो ऐसे पूंजीगत व्यय क्या होता है इसके भुगतान के गत वर्ष को सम्मिलित करते हुए, और जो स्पेक्ट्रम के उपयोग की अवधि मान लीजिए 10 साल स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दिए गए उसे, तो उसमें क्या समान रूप से इसकी क्या प्रीवियस ईयर को मिला के आगे वाले सालों में इसकी क्या कटौती दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊं कि पूंजीगत व्यय जैसे 10,000 रुपये पूरा खर्चा हुआ है, ठीक है, और 10 साल ही पूरी इसकी अवधि है स्पेक्ट्रम को यूज़ करने की, तो 1,000 रुपये की कटौती हर साल क्या है 10 सालों में दे दी जाएगी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के वे, तो ये भी इसके अंदर भी वही लाइसेंस की अवधि के वर्षों के रूप में इसमें समान रूप से क्या है कटौती दी जाएगी। ये आपके हुए मेन पॉइंट, ये आप पढ़ लें।
जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, पर इनको ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक टर्म्स ही है ये, आपकी जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो ही फॉलो किए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान में 1.5 गुना की छूट दी जा रही थी, इस प्रकार से ये बातें हमें याद रखना ज़रूरी है। इनकम टैक्स का यही है कि आपको एक एक पॉइंट बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर हमें वो ध्यान ना हो तो हम उसको कर नहीं पाते और फिर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा क्या गलत हो जाता है। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप याद रखेंगे तो आप और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे ये निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय के संबंध में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। इस ऐसे पूंजीगत व्यय की कटौती उस गत वर्ष में दे दी जाएगी जिस गत वर्ष में वो निर्दिष्ट व्यापार चलाया गया अथवा ऐसा व्यय किया गया है। आवश्यक शर्तें आप एक बार यहाँ पर देख लें, क्या क्या आवश्यक शर्तें और निर्दिष्ट व्यवसाय में इसने क्या क्या शामिल किया है। जैसे कि कोल्ड चैन फैसिलिटी, कृषि उत्पादों के भंडारण या गोदामीकरण की सुविधा, प्राकृतिक गैस या क्रूड या पेट्रोलियम तेल के वितरण के लिए, और कोई भी 2 स्टार होटल या फिर उससे भी ऊपर के 2 स्टार से ऊपर के जितने भी होटल्स हैं उनके निर्माण व संचालन, और कम से कम 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण। इसके अलावा अधिसूचित आवासीय परियोजना का विकास। इसके अलावा आवास संबंधी परियोजना नीचे दिया हुआ है। खाद निर्माण के लिए प्लांट लगाना, अंतर्देशीय धान डिपो, चीनी के भंडारण की सुविधा, मधुमक्खी पालन, शहद व मोम का उत्पादन, लो एस के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन डालना तथा परिचालन करना, और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन के लिए। इस प्रकार से ये मेन जो निर्दिष्ट व्यवसाय है ये हमको यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। और ये हम ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी संपत्ति को जो निर्दिष्ट व्यवसाय है उनके अंतर्गत कटौती हमें प्राप्त हो गई है और उसका ऐसी संपत्ति का प्रयोग प्राप्त करने के अथवा निर्माण के गत वर्ष से प्रारंभ करने के 8 वर्षों की अवधि के लिए निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए प्रयुक्त करना इसको ज़रूरी होगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो जो पूर्व में स्वीकृत की गई कटौती की राशि है उसको करदाता की व्यापार अथवा पेशे की लाभ शीर्षक की कर योग्य आय मान लिया जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नीचे पूरा आप देख ले एक बार ये बोलना क्या चाह रहा है, तो इसको आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक पॉइंट हमें ध्यान रहेगा तो हम पूरा क्वेश्चन सही से कर पाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।